नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ मेवाड़ की बात। इस सेगमेंट में आज हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ने जा रही हैं उनका नाम है संजय भगतानी। वार्ड नंबर 44 से आप पार्षद हैं। आपने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है, क्या कुछ कहते हैं ये जानेंगे। लेकिन इस बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के पीछे का सच क्या है, आखिर कांग्रेस छोड़ने के पीछे की वजह क्या रही है, ये सभी इस सेगमेंट में जानेंगे। संजय जी, सबसे पहले तो आज आप बीजेपी के पदाधिकारी बन गए हैं, पार्षद बीजेपी के बन गए हैं, जी। क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, आज मैंने 10 बजे सदस्यता ग्रहण कर ली भारतीय जनता पार्टी की, तो स्वाभाविक मैं भारतीय जनता पार्टी का पार्षद ही कहलाऊंगा। और मेरे वार्ड की जनता में उनसे अपील करना चाहूँगा कि कोई मुझे गलत में ना ले कि न तो मैंने किसी निजी स्वार्थ के लिए लालच में पार्टी को छोड़ा है। मैंने आपको पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था कि पार्टी चाहे कोई भी हो जी, राष्ट्र पहले। जो राष्ट्र हित की बात करेगा, जो जन समस्याओं के समाधान की बात करेगा, हम उसके साथ हैं। कांग्रेस पार्टी नहीं करी। कांग्रेस पार्टी के हालात आप देश में देख लो, प्रदेश में देख लो। आज अशोक गहलोत साहब जो मुख्यमंत्री है राजस्थान के, उनसे सत्ता का मोह कितना देखिए ना आप जी। कांग्रेस पार्टी के अंदर युवाओं को बैकफुट पे धकेला जाता है। आप देखिए ना, मैं बता रहा हूँ आपको, सत्य बात है। आज शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अंदर या राजस्थान प्रदेश के अंदर या देश के अंदर पहले कितने कार्यकर्ता थे। जब कोई पार्टी राष्ट्र हित में या गलत नहीं जाएगी और गलत दिशा में जाएगी तो स्वाभाविक है हम उनके पापों के भागीदार नहीं बन सकते हैं। जो सत्य का साथ देगा, जो राष्ट्र हित की बात करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। देखिए, राष्ट्र हित पहले, अगर आपने राष्ट्र की बात की तो हम उसी सवाल पर जाते हैं। 4 महीने पहले हमको जाना होगा उदयपुर का कन्हैयालाल हत्याकांड, जो कि 28 जून को ये घटना होती है। उसके बाद में वार्ड नंबर 44 के संजय भगतानी का उसी दौरान एक बयान भी देखने को मिलता है कि उचित कार्रवाई नहीं हो रही है और परिवार को, जो पीड़ित परिवार है, उसको न्याय मिलना चाहिए। संजय जी से वही सवाल करते हैं, कन्हैयालाल हत्याकांड को क्या उसी तरह से आहत होकर, उसी को आहत होकर ये पार्टी ज्वाइन करना माना जाए? देखिए, कारण तो बहुत सारे रहे, मैं आपको सारे कारण विश्लेषण से बताऊंगा। कन्हैयालाल जी की जब हत्या हुई थी तब मेरे को थोड़ा सा एक झटका तो लगा। कन्हैयालाल जी की इतनी बड़ी निर्मम हत्या हुई उदयपुर में, तो मैं किसी विशेष समुदाय का विरोध नहीं कर रहा था, न मैं करना चाहता हूँ न करूँगा। लेकिन कन्हैयालाल जी की जो निर्मम हत्या हुई थी उसको लेकर पूरे उदयपुर शहर में, पूरे राजस्थान में, पूरे देश में सारे संगठन बिना राजनीतिक भेदभाव को रखते हुए सारे संगठन कन्हैयालाल जी के परिवार के साथ बैठे थे। धरना प्रदर्शन चल रहे थे, आपने भी देखा होगा, शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था। लेकिन उस समय जब कन्हैयालाल जी के परिवार के लिए न्याय मांग रहे थे सारे संगठन मिलकर, उस समय कांग्रेस, शहर जिला कांग्रेस कमेटी बिल्कुल भी कहीं नजर नहीं है, निष्क्रिय रही। सिर्फ मात्र मेरे एक भाई जो पार्षद है, साथी पार्षद गौरव प्रताप जी और एक आध पार्षद और थे कांग्रेस के, जितने भी धरने प्रदर्शन में मैं गया, हमने न्याय के लिए मांग की, उसमें कांग्रेस पार्टी का थी। मुझे बताया कोई भी इस तरह का, देखो कन्हैयालाल जी ने तो कांग्रेस से थे ना, बीजेपी से थे। मेरी बात सुनो, इतनी बड़ी निर्मम हत्या हुई, क्या हम उनके परिवार के न्याय के लिए एक झाजम पाकर नहीं बैठ सकते थे कलेक्ट्री में? मुझे शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने, मुझे कहीं भी कोई भी कांग्रेस का ऐसा कोई नेता, लीडर कन्हैयालाल जी के परिवार के लिए न्याय मांगते हुए के झाजम पे बैठा हुआ नहीं दिखा। आपने जिक्र किया, तो क्या ये भी मान लिया जाए गुजरात में सत्ता फिर बीजेपी की होगी? 100% गुजरात में, हिमाचल में, गुजरात में तो आप मान लिए 125 प्लस सीटें आएगी, कोई नहीं रोक सकता। देखो, गुजरात में डेवलपमेंट भी हुआ है। आप राजस्थान से अगर गुजरात को अपन कंपेयर करें तो आप गुजरात में घूमा हूँ, गुजरात आप गांव की सड़क पर भी जाएंगे तो आपको सड़क पक्की मिलेगी। आप समझ रहे बात को? तो गुजरात में तो मोदी जी ने डेवलपमेंट कराया, तभी तो 4th-5वीं बार सरकार बनने जा रही है गुजरात के अंदर। बिना डेवलपमेंट के पब्लिक पागल है क्या? भाई जनता बेवकूफ़ थोड़ी है क्या? आज जनता, उदयपुर की बात भी कर लेते हैं अपन। आज जनता माननीय विधायक महोदय जो कि नेता प्रतिपक्ष भी है, विपक्षी, उन पर छीटाकशी करते। छीटाकशी आप कर रहे हो, 4थी बार विधायक है। आप सोचिए इस बात को। ये उदयपुर की जनता बेवकूफ़ है जो उनको 4थी बार विधायक बनाया? अरे भाई, कुछ तो काम किया होगा। हर आदमी का एक समय आता है राजनीति के अंदर। अगर आप अच्छा काम करोगे तो जनता आपको रिपीट करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम का 6ठा बोर्ड चल रहा है। क्यों चल रहा है? आज कांग्रेस वाले उस पर भी एलिगेशन लगाते हैं कि आप 30 साल से घोटाले कर रहे हो, 30 साल से आपने भ्रष्टाचार फैला रखा है। अरे भ्रष्टाचार फैलाया होता तो जनता वोट क्यों देती? बोर्ड भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और नेता नहीं बनाते, बोर्ड जनता बनाती है। उनको समझना पड़ेगा कि अगर बोर्ड अच्छा काम कर रहा है और भविष्य में भी करेगा, इसीलिए जनता उसको बार बार रिपीट करती है। ये जो भारतीय जनता पार्टी का 6ठा बोर्ड चल रहा है, मैं मानता हूँ इसमें कुछ कामों में देरी हो रही है, उसका मुख्य कारण भी सुन ले उदयपुर की जनता। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ। आज महापौर जी बैठे हैं, हॉनेस्ट है महापौर जी, उप महापौर जी, आज वो शहर के लिए अच्छा डेवलपमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्य कारण जो डेवलपमेंट नहीं हो पाया इस बोर्ड में अभी तक, जितना काम होना चाहिए था, मान लो 50% काम हो, उसका मुख्य कारण कोरोना काल भी रहा।
ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी। पर काम की मॉनिटरिंग भी आप मानते हैं, समय पर काम की मॉनिटरिंग नहीं हो पाती? उसका मुख्य कारण ये है कि ये बात तो सत्य है आपकी, जी। लेकिन कोरोना काल भी कोई कारण रहा इसका। आप सोचिए, जब बोर्ड बना था, भारतीय जनता पार्टी का छठा बोर्ड बना, जब मैं पार्षद बना, बनते तो 1-2 महीने बाद, तो 1 महीने बाद तो कोरोना आ गया, जनवरी में आ गया था, मार्च में तो पीक टाइम आ गया था। तो वो 1.5 साल जो निकला, उस समय कैसे डेवलपमेंट कराते? फंड्स थे या नहीं थे, वो कारण अलग है। कॉन्ट्रैक्टर कहाँ थे, लेबर कहाँ थी, मशीनरी कहाँ थी, कोरोना काल चल रहा था। तो 1.5 साल तो आप माइनस कर दो ना। मैं तो अपने आप को यही मान रहा हूँ कि मुझे संजय जी, आपके इस बोर्ड को अब ये तो मानना पड़ेगा, अगर हम फॉरेन में या फिर हम मेट्रो सिटी की बात भी कर लेते हैं, कोई भी काम डेवलपमेंट का आता है, उसकी मॉनिटरिंग रहती है। इलेक्ट्रिसिटी का क्या पैमाना होगा, वाटर सप्लाई का क्या पैमाना होगा, सारे काम एक उसमें सीक्वेंस में चलते हैं। यहाँ काम की मॉनिटरिंग में तो कहीं कहीं कमी लगती है। देखिए, कमी है, उस कमियों को सुधारेंगे। मैं खुद चाहता हूं कि जो नगर निगम की कार्यप्रणाली 30 साल से रही है, आप किसी भी मशीनरी को लेके देख लीजिए या कुछ भी ऐसा, तो आजकल देश के अंदर नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई है। आज जैसे नालियों के अंदर सफाई कर्मचारी, मैं तो सीधी सी बात बता रहा हूँ आपको कि उसमें से जो भी नाली जाम हो जाती है, उसमें से कीचड़ वगैरह निकालते हैं, उनकी भी मशीनरी आ चुकी है। जैसे अपना वैक्यूम क्लीनर नहीं होता है क्या, वो सीधा नाली में पाइप लगाया सीधा। तो इन चीजों पे हम महापौर जी से बात करेंगे। और नगर निगम उदयपुर और देश जिस प्रगति से आगे बढ़ रहा है, तो नगर निगम चाहे उदयपुर हो चाहे कोई भी हो, हमें भी दूसरे नगर निगम जैसे इंदौर से कुछ सीखना पड़ेगा। और जितनी जो टेक्नोलॉजी नई आई है, उसको इस नगर निगम उदयपुर में लाने के पूरे प्रयास करेंगे हम। शहर के विकास में ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता हो, क्योंकि हम एक दूसरे के ऊपर एलिगेंस लगाते हैं और उसी समय वो समय वेस्ट हो जाता है। एलिगेंस की बजाय एक सकारात्मक हम आगे बढ़ें और एक अच्छा डेवलपमेंट के बाद क्या हो सकता है? देखिए, सकारात्मक का ये है कि सकारात्मक सोच और शहर के विकास के लिए संवाद होना चाहिए। लेकिन नगर निगम उदयपुर के अंदर कुछ ऐसे साथी पार्षद भी हैं जो शहर का विकास चाहते ही नहीं है, वो संवाद नहीं करते। आपके नगर निगम के इतने वार्ड हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात है जो महिला पार्षद है उनका प्रतिशत ज़्यादा है और उसी की वजह से बोर्ड बना है। बावजूद उसके महिला सुरक्षा को लेकर के कोई बड़े मुद्दे, बड़े अभियान नहीं चलते हैं। आप इस तरह की बात को लेकर के क्या सोचते हैं? देखिए, अब महापौर जी से बात करेंगे। मैंने लास्ट इंटरव्यू में भी आपको बताया था, आपने अच्छी राय दी थी कि भाई महिलाओं की सुरक्षा के लिए नगर निगम की तरफ से जूडो कराटे या कुछ ऐसा कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, ऐसा कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, इस विषय पे मैंने आपको बताया भी था। अब जल्द ही महापौर जी से बात करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि जितने भी वार्ड है, उदयपुर में 75 वार्ड है, उसमें प्रशिक्षण शिविर दिया जाए महिलाओं के लिए। महिलाओं को जो बच्चे हैं उनको अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ सिखाया जाए। दूसरा, हम ये भी चाहेंगे कि महिलाओं को नगर निगम के माध्यम से कोई रोजगार मिले। काफ़ी ऐसी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, जिनका आय का कोई स्रोत नहीं है, जिनके परिवार में मान लो बच्चे हैं, कुछ विडो लेडीज़ भी हैं। बिल्कुल आपकी बात से इस चीज़ में बिल्कुल मेरा प्रायोरिटी रहेगी, मैं फोकस करूंगा। और महापौर जी जिस विषय पर बात करूंगा कि उन महिलाओं को रोजगार दिलाने का प्रयास करें, चाहे वो किसी भी कोई भी माध्यम हो, चाहे वो वार्ड वाइज सिलाई केंद्र लगाए या जो भी हम कर पाए उनके लिए, तो गुड, उस पर हम फोकस करेंगे जी। बिल्कुल। संजय जी के इसी वार्ड को लेकर के जान लेते हैं। संजय जी, कई सारे मुद्दों पर आपकी डिस्कशन होती है, लेकिन पिछले दिनों जो मुद्दा आया था उसमें पुलिस ने कार्रवाई भी कर दी, एक शिकायत मिली, वोट टोक भी हो गई, छेड़छाड़ का मामला भी आ गया। सच्चाई कितनी है, एक बार फिर खुल के बता दें। देखिए, सरासर ये मामला झूठा था, इस चीज़ पे तो मैं बोलूँगा खुल के। ये घटना वाली जो रात्रि 11:30 बजे की बात है, वो दोनों बहनें मेरे पास आके भी गई, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। मैं और मेरा एक ड्राइवर है दीपक, हम इसवाल से आ रहे थे, तो प्रतापनगर चौराहे पे एक चाय की थड़ी खुली रहती है जो रात्रि भर चलती है। उस चाय की थड़ी पे मैं और मेरा ड्राइवर भी चाय पी रहे थे, तो हमने गाड़ी रोकी पहले। फिर एक i10 गाड़ी थी, वो गाड़ी, उस गाड़ी ने हमारे गाड़ी के आगे गाड़ी मतलब क्रॉस में लगा दी, तो खड़ी थी, कोई बात नहीं। तो हम हमने पहले पी ली, हम फ्री हो गए। तो बस मेरे ड्राइवर ने 2-3 बार हॉर्न दिया था, लेकिन उस गाड़ी के बाहर एक लड़का खड़ा था, एक लड़की खड़ी थी जिसका नाम पूजा सोलंकी था, लेकिन उसका जो ड्रेसिंग सेंस था वो लड़कों जैसा था। तो हमारे पीछे भी गाड़ी खड़ी थी, तो दीपक ने 3-4 बार हॉर्न दिया, तो उन्होंने देख के अनदेखा किया। इस बात में दीपक की उनकी नोकझोंक हो गई थी। जिस लड़की ने रिपोर्ट दर्ज कराई, उस लड़की को हमने देखा ही नहीं था उस समय। नोकझोंक हो गई, फिर सॉरी भी बोल दिया, इसको के गाड़ी हमने पीछे ले ली। फिर एक दूसरी लड़की उतर के सुने ना करके उसने आके होटो करी कि भाई आपने गाली दी। मैंने कहा दीदी गाली नहीं दी, मेरे ये जो ड्राइवर है दीपक, इससे कोई बात हो गई। इस चीज़ को लेके खाली नोकझोंक हुई थी। पुलिस वाले भी वहीं खड़े हुए थे। उसके बाद वो भी चले गए, निकलने लगे, हम भी निकलने लगे। हमने चाय पी, मैं जैसे मेरे घर की तरफ मुड़ा और पुलिस ने मेरे आगे गाड़ी लगा दी। और मुझे कहा कि उस महिला ने 100 नंबर पर कॉल किया। तो मैंने उनको ये भी निवेदन किया, मैंने कहा उसने 100 नंबर पर कॉल किया तो हुआ क्या? 50 आदमी खड़े चौराहे पे चाय पी रहे हैं, तो मैंने कहा हुआ क्या? मैंने कहा कोई बात नहीं, कि SHO साहब अभी थाने पे ही आपको बुला रहे हैं। मैंने कहा मैं सुबह आ जाऊँगा, थके हुए। मैंने कहा रात को क्या मतलब है? इस चीज़ को लेकर पुलिस से भी मेरी नोकझोंक हुई थी।
मैं तो स्पष्ट रूप से करूंगा कि पुलिस ने कहीं न कहीं द्वेष भावना रखते हुए मुझसे जबरन उनसे रिपोर्ट लिखाई। फिर जब रिपोर्ट का तो मुझे पता ही नहीं था, फिर पुलिस से मेरी होट हो गई तो पुलिस ने मुझे 151 में पाबंद कर दिया, मुझे और मेरे साथी जो एक गोविंद जी करके और थे और दीपक को, तीनों को। ठीक है, कर दिया, कोई बात नहीं। मुझे अगले दिन पता पड़ा उन महिलाओं ने रिपोर्ट दी, मुझे तो पता ही नहीं था उस महिलाओं ने रिपोर्ट दी। जब उन महिलाओं को पता पड़ा, उन बहनों को जब पता पड़ा, बालिकाओं को, कि न्यूज में इतना बड़ा चल रहा है, पास से संजय भक्तानी गिरफ्तार, छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज, तो उनको भी दुख हुआ और उन्होंने मुझसे संपर्क किया कि भैया हमने आपके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं दी है। जो रिपोर्ट थी, मैं स्पष्ट कह रहा हूं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, मैं किससे डरता नहीं है, वो रिपोर्ट पुलिस वालों ने जबरन लिखवाई है। ठीक है, वो बहनें हैं, पुलिस से डर के मारे उन्होंने मुझे तो व्यक्तिगत बता दिया ना क्या घटना हुई, कि भैया हम भी जा रहे थे, आप भी जा रहे थे। जबरदस्ती पुलिस उनको थाने ले जाके मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाती। उसका कारण है कि मैं जनता के लिए लड़ता हूं, मैं स्पष्ट कह रहा हूं। अगर पुलिस प्रशासन भी कुछ गलत करता है तो हम उसका विरोध करेंगे, पहले भी किया है, आज भी करते आए और भविष्य में भी करेंगे। मेरा और कोई विरोध नहीं, पुलिस अपना कार्य करे ईमानदारी से, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं भी 25 साल से रहा हूँ, 7 साल दिनेश एमएन साहब की मैंने भी सेवा की है सोहराबुद्दीन कांड में। आप समझे मेरी बात को। और उदयपुर में इतनी पुलिस है, 90% पुलिस मुझे जानती है, मैं कहीं गलत हूँ क्या? नहीं हूँ। आप पूछ लेना किसी पुलिस वाले से, जितना भी पुराना अधिकारी हो। मेरा विरोध सिर्फ एक ही बात को लेकर, देखो मैं आहत हुआ था, प्रतापनगर चौराहे पे जो चालान की प्रक्रिया है वो बिल्कुल गलत है। जैसे आदमी चित्तौड़ की तरफ से आता है, ब्रिज के नीचे से होकर सिटी में एंटर करेगा, उस ब्रिज के नीचे 4 पुलिस वाले खड़े रहते हैं। आप अहमदाबाद की तरफ टर्न करो तो वहां 2 पुलिस वाले खड़े रहेंगे, आप सुखेर की तरफ टर्न करो तो वहां 2 पुलिस वाले खड़े रहेंगे, आप थाने की तरफ जाओ तो वहां 4 पुलिस वाले खड़े रहेंगे। मेरा कहने का मतलब ये, आप चालान बनाओ, आप चालान ऐसी सेफ जगह बनाओ जिससे कोई जनहानि नहीं हो। नहीं, सिटी एरिया में चालान नहीं होना चाहिए, जनता को जागरूक करना चाहिए। प्रशासन से मेरा ये निवेदन है, अधिकारियों को वो प्रसन्न करने के लिए अगर इस तरह की प्रक्रिया करते हो तो गलत है। देखो, हेलमेट पहनने के फायदे भी है, काफी नुकसान भी है। बहुत बार सिटी के अंदर क्या होता है, लोग हेलमेट पहनते हैं तो उनको हॉर्न की आवाज सुनाई नहीं देती है, बहुत सारे रीजन है। लेकिन हाँ, जनता को जागरूक कर सकते हैं हम। चालान भी आप बनाओ, लेकिन एक लिमिटेड चालान होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये 1000 2-2 हजार के चालान आम आदमी नहीं भर सकता है। तो ये थे संजय जी, और संजय जी का साफ कहना है कि देश हित में हमेशा यही भावना रख के काम करते रहेंगे।